छुट्टी वाले दिन आए रिश्तेदार। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन अब तक कविता के घर में कोई भी हलचल नहीं थी, क्योंकि कविता और उसके पति दोनों की ही छुट्टी थी और दोनों ही घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी रवि का कॉल बजता है। हेलो, कौन? कौन से बच्चे, तेरी माँ बोल रही हूँ। जब से शहर गया है तब से तो तू गांव वापस ही नहीं आया और अब माँ को पहचानने से भी मना कर रहा है। भगवान ना जाने कैसी औलाद जनी है मैंने। अरे माँ, क्यों भड़क रही हो? अब मैं नींद में था इसलिए आपका नंबर नहीं देखा। हाँ, अब तू मेरे नंबर पर क्यों ध्यान देगा? तू तो अपनी बीवी पर ध्यान देगा ना। अब तो अपनी बीवी पर ध्यान देने की उम्र है तेरी, क्योंकि वो तेरी पसंद की जो आई है। जब से वो कल मुही आई है तब से तो उसने मेरे बेटे को मुझसे लगभग छीन ही लिया है। अरे यार माँ, क्या हो गया? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया, आगे से नहीं होगा। हाँ ठीक है। मैं तुझे बस ये बताने के लिए कॉल कर रही हूँ कि मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और कुछ ही देर में तेरे घर पहुँच जाऊंगी। तो तू अपनी बीवी को बोल दे मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना कर रखेगी। क्या? अरे इतना हैरान क्यों हो रहा है? तेरी माँ आ रही है, तुझे तो बल्कि खुश होना चाहिए, नास पीटे। और तू है कि इतना ज्यादा हैरानी वाले भाव दे रहा है। इतना बोलकर अब सुमित्रा फोन काट देती है तो वहीं झट से उठ जाता है और अपनी पत्नी को उठाते हुए कहता है, कविता, कविता उठो, देखो सुबह के 8 बज चुके हैं। जल्दी से घर की सफाई करो और ब्रेकफास्ट तैयार करो। क्या यार रवि, आज हॉलीडे है, कम से कम छुट्टी वाले दिन तो आराम से मुझे सोने दिया करो यार। अरे छुट्टी वाले दिन तो मैं भी सोना चाहता हूँ यार, लेकिन क्या करूँ, जब से माँ का कॉल आया है और जब से माँ ने बताया है कि वो 1 घंटे में यहाँ आने वाली है, तब से मेरी नींद ही उड़ गई है। अब तुम तो जानती हो ना कि माँ गांव में रहती है और गांव के हिसाब से हमारा घर कितना फैला हुआ है, और तुम यही भी बहुत अच्छे से जानती हो कि माँ कैसी है। सास का नाम सुनकर अब कविता के तो तोते उड़ जाते हैं और वो झटपट उठते हुए कहती है, ये क्या तुम कह रहे हो? अरे यार, छुट्टी वाला दिन है, छुट्टी वाले दिन माँ जी क्यों आ रही है? मेरा मतलब है आ सकती है, लेकिन आज क्यों आ रही है? और वो दिन में भी तो आ सकती है ना, सुबह सुबह आना जरूरी है क्या? वो भी ऐसे अचानक आ रही है। बताओ, गांव से शहर पहुंच गई वो बिना बताए, और अब शहर से वापस भी आ रही है। हमें बता रही है कि 1 घंटे में पहुंच भी जाएंगी। हे भगवान, कैसी लीला है तेरी, क्यों मुझे इतना परेशान करके रखा है भगवान तूने? देखो कविता, अब मेरे से बहस करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब हम इस तरह अपने समय को लड़ने में बर्बाद कर देंगे तो क्या फायदा। इससे बढ़िया एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और काम करते हैं। रवि की बात बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ इसलिए कविता उससे लड़ना अपना समय बर्बाद करना समझती है और 1 घंटे के अंदर दोनों मिलकर पूरे फ्लैट को अच्छे से साफ कर देते हैं। दोनों साफ सफाई करके सोफे पर बैठते हैं, तभी इतने में ही उनके घर की बेल बजती है। कविता, जाओ जाकर दरवाजा खोलो, क्योंकि मैं तो दरवाजा नहीं खोलने वाला, मैं बहुत थक चुका हूँ यार। अरे तुम थक गई तो क्या मैं नहीं थकी हूँ? मुझे भी तो ब्रेकफास्ट बनाना है ना। जाओ ना, दरवाजा खोलो प्लीज। देखो, मैंने शॉर्ट्स और टी शर्ट डाला है, जब मैं दरवाजा खोलूंगी तो तुम्हारी माँ मुझ पर भड़क जाएगी। इससे अच्छा तुम दरवाजा खोलो, तब तक मैं कपड़े बदल लेती हूँ। ना जाने ये भूचाल आज ही क्यों आना था। सॉरी बेबी, लेकिन मेरी एक मीटिंग है अभी 15 मिनट में, इसलिए मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। बाय। इतना बोलकर रवि वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बेचारी कविता को ही दरवाजा खोलना पड़ता है, जहाँ पर वो अपनी सास के साथ में अपनी मौसी सास को भी देखती है। हाय दैया बहू, ये तूने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? शहर में रहकर तुझे इतना भी नहीं पता कि अपने से बड़ों के सामने पूरे कपड़ों में आना चाहिए। वो माँ जी, मुझे पता नहीं था, ऐसे आप अचानक आ गए इसलिए मैंने ये पहना है। अरे क्या सुमित्रा, हमारी बहू आजकल की बहू है और तू उसकी इन बातों पर गौर कर रही है। कोई बात नहीं अगर इसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो, फिर भी ये हमारी इज्जत तो करती है, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तू बेकार में हमारी बहू को सुनाना छोड़ दे। मौसी सास की बात सुनकर कविता अब उन दोनों को घर में आने के लिए कहती है। थोड़ी ही देर के बाद कविता अपनी सास और मौसी सास के लिए नूडल्स और रेड सॉस पास्ता बनाकर तैयार कर देती है। अब जब दोनों सास डाइनिंग टेबल पर खाने बैठती हैं, तो नूडल्स और रेड सॉस पास्ता देखकर सुमित्रा उनसे कहती है, अरे बहू, ये कौन से कीड़े बनाकर हमारे सामने रख दिए हैं? दाल चावल रोटी ये सब भी तो तू बना सकती थी ना, फिर ये बनाने की क्या जरूरत थी? तुम ही खाओ ये कीड़े मकोड़े, ये अजीब सी चीज हम नहीं खा सकते। माँ जी, इसे कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि नूडल्स कहते हैं, ये मैदे के बने हैं, एक बार खाकर देखिए, आपको पसंद आएंगे। और ये रेड सॉस पास्ता, ये भी बहुत अच्छा लगेगा आपको।
बहू, हमें ये सब चीजें समझ में नहीं आती है। माँ जी, आप एक बार खाकर तो देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी, लेकिन जब तक आप खाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये खाने में सच में स्वादिष्ट है भी या नहीं। लेकिन तभी मौसी सास की नजर कविता पर जाती है, जहाँ कविता ने अभी भी शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। बहू, अगर बुरा ना माने तो एक सवाल करूं? जी जी मौसी जी, बताइए ना, क्या बात है? बहू, जब हम आए थे तब भी तूने यही कपड़े पहने थे, और जब तू खाना बनाकर लाई है तो भी तूने यही कपड़े पहने हैं। तूने नहा धोकर खाना नहीं बनाया क्या? वो मौसी जी, अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, अभी खाना खाकर नहा लूंगी, इसलिए अभी नहीं बदले। हे भगवान, तूने तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया बहू। हमारे यहाँ तो बिना नहाए धोए बहुए किचन में घुसती तक नहीं है, और तूने खाना बनाया और उसी हाथ से हमें खिला रही है। राम राम राम, ना जाने कैसी बहू लेकर आ गया है ये नालायक। सुमित्रा और उसकी बहन कविता को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, लेकिन बेचारी कविता कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप उनकी सुनती रहती है। कुछ ही देर में कविता नहा धोकर साड़ी पहनकर जब अपने कमरे में बैठी होती है, तभी रवि आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है, जिस पर कविता अब गुस्सा होती हुई कहती है, रवि, मुझसे ना दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में मैं तुम्हारा खून कर दूं और फिर न्यूज में एक हाईलाइट छपे कि एक पत्नी ने अपनी सास और मौसी सास से दुखी होकर पति की जान ले ली। क्या हो गया कविता, तुम इतना बौखला क्यों रही हो? मैं बौखला क्यों रही हूँ? अरे, तुमने अपनी माँ और मौसी के बीच में मुझे छोड़ दिया, ना जाने खुद कहाँ गायब हो गए। सुबह से दोपहर के 12 बज चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, जब को आराम से बिताना था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हमारे यहाँ पर रिश्तेदार आ जाएंगे। अरे, मेरी छुट्टी वाला दिन इतना बुरा जाएगा, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? सिर्फ आराम ही तो मांगा था ना, लेकिन आज के दिन भी सिर्फ और सिर्फ घर का काम करने में उलझी हूँ मैं। कभी तुम्हारी माँ को कुछ बना कर दो, तभी तुम्हारी मौसी कुछ मांग लेती है। अरे, मेरे बिना ये घर नहीं चल सकता क्या, जो मुझे इतना परेशान करके रखा हुआ है तुम सब लोगों ने? कविता की इतनी सारी बातें सुनकर रवि अब चुप हो जाता है, और जब कविता बोलना बंद करती है तो रवि उसे शांत करवाते हुए कहता है, देखो कविता, मेरी माँ गांव से पहली बार आई है। अरे, उन्हें नहीं पता शहर के तौर तरीके, और वैसे भी तुम तो जानती हो ना गांव के लोग किस तरह के होते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह भी दिया, इसका मतलब ये नहीं ना कि वो तुम्हें अपना नहीं मानती। अरे, लोग अपनों से ही नाराज होते हैं, अपनों को ही समझाते हैं। एक बात बताओ, आजकल भला किसी के पास इतना टाइम है क्या किसी को कुछ बोले? तुम उनकी अपनी हो, तभी तो तुम्हें कुछ कह रही है ना, और तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? माँ ही तो है वो। रवि के कहने पर कविता अब शांत होती है। थोड़ी देर बाद वो रवि के साथ अपनी सास और मौसी सास के पास जाती है। अरे बेटा, तू सुबह से कहाँ गया था? सुबह से तुझे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। जब से तेरी शादी हुई है तब से तू एक बार भी गांव नहीं आया। तुझे पता है तेरी माँ को तेरी कितनी याद आ रही थी? अरे, मैं तो 2 बार शहर आ चुकी हूँ। मैंने तेरी माँ को कहा कि चलो अब हम चलते हैं और तेरे बेटे के घर तुझसे मिलवा लाती हूँ, लेकिन इसलिए ही हमें आना पड़ा और तू गायब है। माफ करना मौसी जी, लेकिन ऑफिस का काम ही इतना ज्यादा है कि छुट्टी नहीं मिल पाती। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस बार समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी ना, तो मैं और कविता हम दोनों ही गांव आ जाएंगे। देख ले बेटा, मैं एक बार फिर तेरा भरोसा कर रही हूँ, क्योंकि हम सिर्फ आज के लिए आए हैं। कल सुबह की गाड़ी पकड़कर दोबारा अपने गांव चले जाएंगे, क्योंकि तू जानता है ना तेरे बाबूजी की तबीयत खराब रहती है। अब तेरे बाबूजी भी, उनके पास भी किसी का होना जरूरी है, इसलिए कल सुबह की गाड़ी से हमें वापस जाना है। जब कविता ये सुनती है कि उसकी सास और मौसी सास केवल आज के लिए आए हैं, तो वो खुश हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, इस बार समर वेकेशन पर मैं खुद इन्हें लेकर आऊंगी, आप बस आराम से जाइए। मेरा मतलब है पापा जी का ध्यान रखिए। हाँ हाँ, मुझे सब पता है तू हमें क्यों भगा रही है। सुमित्रा की बात सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं। इस तरह छुट्टी वाले दिन कविता का यूं ही बीत जाता है। अगली सुबह कविता की दोनों सास और मौसी सास गांव चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद कविता को अपनी मौसी सास और सास के ना होने की कमी महसूस होती है, पर वो अपनी दोनों सासों को फोन पर बात करके अपना मन बहला लिया करती। एक गांव में कमला अपनी माँ माया के साथ रहती थी। कमला अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घर पे काम करती थी, लेकिन एक दिन, माँ आप आराम कीजिए, मैं जा रही हूँ काम करने, वरना सरिता दीदी गुस्सा हो जाएंगी अगर जरा सा भी देर हो गई तो। बेटी, घर में सारा राशन खत्म हो रहा है और तुझे पैसे मिलने का भी समय हो गया है। आज पैसे मिल जाए तो तू आते समय बाजार से राशन का सामान ले आना।
अब मैं माँ को कैसे बताऊं, सरिता दीदी थोड़ी खड़ूस है, मुझे तो उनसे बात करने में भी डर लगता है। ठीक है माँ, मैं सरिता दीदी से आज बोल दूंगी। कमला मालकिन सरिता के घर पहुंचती है और घर का सारा काम कर देती है। कमला सरिता के घर में बस झाड़ू पोछा करती थी और सरिता एक पूजा पाठ करने वाली औरत थी और किसी के हाथ का खाना उसे पसंद नहीं था। अपनी रसोई में वो किसी को नहीं जाने देती थी। कमला काम करके थक जाती है और कमला को इस दौरान प्यास लगती है। वह रसोई के पास जाकर खड़ी हो जाती है और सोचती है, अगर मैं अंदर गई तो सरिता दीदी देख लेंगी और मुझे बहुत डांटेंगी। मुझे प्यास भी लगी है। कमला बिटिया, तू यहाँ रसोई के बाहर क्यों खड़ी है और परेशान लग रही है? दादी जी वो क्या है ना, मुझे प्यास लगी थी और सरिता दीदी ने रसोई में जाने से मना किया है। कमला, तो तू मेरे कमरे में आ जाती। चल अब मेरे कमरे में पानी पी लियो। सरिता की दादी सास कमला को अपने कमरे में ले जाती है और कमला पानी पीने के बाद कमरे से बाहर आती है। कमला, माँ जी के कमरे में से कहाँ से आ रही है? बहू, कमला को मैंने ही बुलाया था अपने कमरे में। कमला सुन, घर का सारा काम खत्म करके जाते समय मेरे से मिलकर जाइयो, कुछ काम है तुझसे। दीदी मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया है। सरिता रसोई में जो बची हुई गुंजिया थी उसे कमला को लाकर दे देती है और कमला गुंजिया थैले में रखकर अपने घर चली जाती है। कमला के हाथ में थैला देखकर वो सोचती है, कमला, तू ये राशन का सामान ले आई तो ला मुझे दे दे, मैं रसोई में रख देती हूँ। नहीं माँ, ये राशन का सामान नहीं है, ये तो दीदी ने मुझे कुछ पहले की बची गुजिया दी हैं। कमला थैले में से गुंजिया निकालकर प्लेट में लाती है और माया और कमला दोनों गुंजिया खाने लगते हैं। माया को गुंजिया बहुत पसंद आती है और वो बोलती है, कमला, गुजिया से याद आया, होली आने वाली है और मैं भी इस होली पर गुजिया बनाने की सोच रही हूँ और तेरी मालकिन ने बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया बनाई है। माँ सच में गुजिया तो बहुत अच्छी बनी है। दीदी ने बहुत सारा मेवा डाला है गुजिया में। मैं कल दीदी से गुजिया बनाने की रेसिपी पूछ कर आऊंगी। देर शाम बाद माया रसोई में से खाना बनाकर लाती है और कमला और माया दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। हर रोज की तरह कमला अपना काम करके सरिता के घर चली जाती है और कमला काम करती है। सरिता दीदी, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। कमला, तुझे दिख नहीं रहा मैं पूजा कर रही हूँ, तू फिर भी बीच में टोक रही है। और तू यहाँ पर फालतू की बात मत किया कर। तेरा काम है घर की सफाई करना और अपने घर जाना। सरिता कमला को सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है और सरिता की बात सुनकर उदास होकर कमला डस्टिंग करने लगती है। सरिता की दादी सास कमला को डांटते हुए सुन लेती है। सरिता की दादी का स्वभाव अच्छा था और वो कमला से पूछती है, कमला बिटिया, क्यों उदास हो रही हो? तू सरिता का व्यवहार तो जानती ही है, उसका मन साफ है। तू उसकी बात का बुरा मत मान और तुझे जो पूछना है तू मुझसे पूछ ले। दादी, वो दीदी ने मुझे कल गुजिया दी थी ना, तो मैं उसी की रेसिपी पूछ रही थी। तू बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही है, ये तो मुझसे ही पूछ लेती। ऐसा बोलकर दादी कमला को अपने कमरे में ले जाकर कमला को गुंजिया बनाने की रेसिपी बता देती है। कुछ देर बाद कमला घर जाते समय बाजार से गुंजिया बनाने का सारा सामान लेकर घर चली जाती है। रसोई में जाकर गुंजिया बनाने लगती है और रसोई में से आवाज आने से माया रसोई में जाकर देखती है। कमला, तू कब आई और तू ये सारा गुजिया का सामान कब ले आई? माँ, वो सरिता दीदी की दादी ने मुझे गुजिया की रेसिपी बताई है, तो मैंने सोचा कि आज मैं खुद सारा सामान लेकर घर पे ही गुजिया बनाऊं। आप अपने कमरे में जाके आराम करिए। माया अपने कमरे में चली जाती है और कमला गुंजिया बनाने में लग जाती है। कमला को गुंजिया बनाने में शाम हो जाती है। कुछ देर बाद कमला अपनी माँ के लिए अपने हाथ से बनाई हुई गुंजिया लेकर जाती है और बोलती है, माँ ये लीजिए गुजिया तैयार हो गई है, खाकर बताइए कैसी बनी है। कमला, तूने गुजिया तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है, मजा ही आ गया तेरे हाथ की गुजिया खाकर। माँ, मैंने पहली बार बनाई है तो मुझे डर था कि कहीं खराब तो नहीं बन गई है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही बनाई है। पहली बार में ही इतनी गुजिया अच्छी बन गई है। माँ, मैं दादी के लिए भी गुजिया निकाल लेती हूँ, सुबह जाकर उन्हें दे दूंगी। अगले दिन सुबह कमला काम करने के लिए सरिता के घर काम करने जाती है और कमला काम करने के बाद दादी के कमरे में अपने हाथ की बनी गुंजिया लेकर जाती है और उनसे बोलती है, दादी, मैंने कल रात में आपके लिए गुजिया बनाई थी, तो मैं वो गुजिया लेकर आई हूँ। कमला, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है तूने गुजिया बनाने के साथ साथ अपना प्यार भी डाल दिया है। ऐसा बोलकर दादी कमला की बनाई हुई गुंजिया खाती हैं और दादी को उसके हाथ की बनाई गुंजिया बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, जिससे वो टिफिन में रखी चारों गुंजिया खा लेती है।
कुछ देर बाद कमला अपने घर आती है और बाजार में से सामान लेती है। शाम को वो सामान लेकर घर पहुंचती है। माया सामान देखकर कमला से बोलती है, कमला, ये तू क्या सामान ले आई फिर से? माँ, वो मैं काम करने के बाद घर आते समय बाजार से सामान ले आई, तो सोचा थोड़ा और गुजिया बनाकर रख दूं। कमला, ये सामान लाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? और गुजिया में डालने के लिए बहुत कुछ मेवा होता है, तो ये सब महंगा भी आया होगा ना? माँ, वो मैंने अपने पैसे बचाकर रखे हुए थे, उसी के पैसों से मैं सामान ले आई हूँ और इस सामग्री से ज्यादा स्वादिष्ट गुजिया बनेंगी। अगर गुजिया बच गई तो होली पे भी गुजिया काम आ जाएंगी और ये सब गुजिया हम कल शाम को बनाएंगे। अभी तो मैं बहुत थक गई और मुझे भूख भी लगी है। कमला गुजिया का सारा सामान रसोई में रखकर हाथ मुंह धोने के लिए चली जाती है। माया और कमला दोनों खाना खाने लगते हैं और कमला खाना खाने के बाद थकान की वजह से सो जाती है। कुछ देर बाद माया भी जाकर सो जाती है और फिर अगले दिन सुबह कमला जल्दी उठ जाती है। रसोई में जाकर वो गुजिया बना देती है। कुछ देर बाद कमला हर रोज की तरह सरिता के घर पर काम करने के लिए चली जाती है। कमला, तू टाइम देख रही है और तू अब आ रही है? दीदी, वो मैं घर पे गुजिया बना रही थी तो समय का पता ही नहीं चला और ध्यान से उतर गया। ये ले तेरे काम के पैसे और तेरा महीना हो गया आज। मुझे नहीं है तेरे जैसी काम वाली की जरूरत, और कहीं और काम देख ले। ऐसा बोलकर सरिता अपने कमरे में चली जाती है और कमला रोने लग जाती है। तभी दादी कमरे से बाहर आकर कमला को रोते हुए देखकर उससे बोलती है, कमला, क्या हुआ और क्यों रो रही है? दादी, वो सरिता दीदी ने मुझे काम से हटा दिया और होली का त्योहार आने वाला है। मैं होली के त्योहार पे खर्चा कैसे करूंगी? कमला, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और तुझे तो गुजिया इतनी अच्छे से बनाने आती है और होली पर ही तो गुजिया लोग बाहर से खरीद लाते हैं, तो क्यों ना तू एक गुजिया का ठेला खोल ले। तेरी गुजिया की रेसिपी भी काम आएगी और तेरे खर्चे के पैसे भी निकल जाएंगे। कमला दादी की बात सुनकर चली जाती है और दादी की बात मानकर घर के बाहर एक छोटा सा गुजिया का ठेला लगा लेती है। कस्टमर को कमला के हाथ की गुजिया बहुत पसंद आती है और धीरे धीरे कमला अलग अलग गुजिया की रेसिपी से गुजिया बनाकर बेचती है और अपना गुजारा करती है। कीर्ति काफी खुश थी क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। शादी के बाद कीर्ति बहुत अच्छे से अपना ससुराल संभाल रही थी। सब कुछ काफी अच्छे ढंग से कर रही थी। कीर्ति की सास वसुंधरा भी अपनी बहू से काफी खुश थी, पर समय के साथ उसको अपनी सास वसुंधरा की कंजूसी के बारे में पता चलता है और वो अपनी सास की कंजूसी से परेशान होकर एक दिन अपनी माँ को फोन कर कर बोलती है, माँ, कैसे घर में आपने मेरी शादी कर दी? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी सास इतनी कंजूस है कि वो 1 रुपया खर्च करने से पहले 100 बार सोचती है। अरे उनका बस चले तो 3 टाइम का खाना ना खा के वो 1 से 2 टाइम का ही खाए। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मोहन दामाद जी तो ऐसे नहीं है ना? नहीं माँ, वो तो बहुत अच्छे हैं। जब दामाद जी अच्छे हैं तो सास के बारे में इतना क्यों सोच रही है? वो भी समय के साथ ठीक हो जाएगी। माँ, मैं क्या वहाँ बस अपने पति के साथ ही रहती हूँ? अपनी सास ससुर सबके साथ भी तो रहती हूँ ना मैं। माँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी सास से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अरे उनकी कंजूसी हद से ज्यादा ही है। एक छोटी सी चीज के लिए वो 100 बार सोचती है। बेटा, ऐसे नहीं कहते। जैसे भी है तो तेरी सास ही ना, और कंजूसी कर रही है ये भी एक तरह से ठीक ही है। कल को वो पैसे तुझे ही तो मिलेंगे ना। आजकल इतनी महंगाई भी हो गई है। कीर्ति अपनी माँ से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास वसुंधरा वहाँ जाती है। अपनी सास को देख वसुंधरा अपनी माँ का फोन रख देती है और वसुंधरा उससे बोलती है, अरे बहू, तेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया था ना, फिर तूने अपनी माँ को फोन कैसे कर लिया? हाँ माँ जी, पर मैंने मोहन जी को बोल दिया तो ऑफिस जाने से पहले वो 3 महीने का रिचार्ज कर गए। क्या 3 महीने का रिचार्ज? इतना महंगा रिचार्ज करने की जरूरत क्या थी? घर वाले फोन में बैलेंस था ना, मोहन के फोन में तो हमेशा बैलेंस रहता है। तुझे बैलेंस की क्या जरूरत है? माँ जी, इस बार का रिचार्ज हो जाने दो, उसके बाद मैं मोहन जी को मना कर दूंगी मेरे फोन में बैलेंस डालने के लिए। पता नहीं कैसी कंजूस सास मिली है मुझे। ये सही है। अच्छा बहू, मैं ये बोलने आई थी कि सुबह जो रोटियां बनाई थी वो रखी हुई हैं। अभी क्या ही खाना बनाना, उसी को दोनों सास बहू मिलकर खा लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे माँ जी। कीर्ति सुबह का खाना गर्म करके टेबल पर रखती है और अपनी सास को आवाज लगाती है। वसुंधरा खाना खाने के लिए आती है
जहाँ कीर्ति को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, तो वहीं वसुंधरा खाना खाते हुए इससे बोलती है। क्या हुआ बहू, सुबह का खाना दोपहर में गले से नीचे नहीं उतरती? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। पता नहीं, पर आज सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ तेरी तबीयत को? मुझे तो तू बिल्कुल ठीक लग रही है। तो माँ जी, कीर्ति बोल ही रही होती है कि तभी उसको उल्टियाँ आने लगती हैं और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगती है। कीर्ति उल्टियाँ करने के बाद अपने रूम में जाकर आराम करने लगती है। वसुंधरा अपना खाना खत्म करके कीर्ति के पास जाती है और बोलती है, जब सुबह ही तुझे पता था कि आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुझे इतना खाना बनाने की जरूरत क्या थी? माँ जी, आप खाने की टेंशन मत लीजिए, मैं उससे थोड़ी देर में खा लूंगी। सुबह से 3 बार उल्टियाँ हो चुकी है, मन में चल रहा है, और अब तो इतनी ज्यादा कमजोरी हो रही है कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। सुबह से 2-3 उल्टियाँ क्या हो गई? हमारी बहू रानी तो बिस्तर से ही नहीं उठ पा रही हैं। बहू, मुझे सब पता है, ये सब काम ना करने के तेरे नाटक हैं। माँ जी, आपको जो सोचना है आप सोच लीजिए। 2-3 बार उल्टियाँ क्या हो गई? महारानी ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। एक हम थे जो अपने टाइम पर पूरे दिन भूखे रहकर भी खेती कर लिया करते थे, और एक ये है कि इनसे झाड़ू पोछा तक नहीं किया जाता। वसुंधरा कीर्ति को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। रात को मोहन घर आता है। घर आते ही उसको कीर्ति की तबीयत के बारे में पता चलता है और वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर कीर्ति का चेकअप कराता है। चेकअप करवाने के बाद उसको डॉक्टर से पता चलता है कि कीर्ति प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी सुनकर मोहन और वसुंधरा बहुत खुश होती हैं। वसुंधरा कीर्ति के पास बैठकर अपने बेटे से बोलती है, अब बहुत जल्दी मेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। कीर्ति, आज तुमने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ, और माँ, आप पूरे मोहल्ले में बांट दीजिएगा। अरे अभी मिठाई बांटने की क्या जरूरत है? बच्चा होगा तब तो उसकी छठी में सब आएंगे ही, उसी समय सबका मुंह मीठा हो जाएगा। अभी तो तू बस पैसे जोड़, घर में नया मेहमान आएगा तो खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। ठीक है माँ, लेकिन मुझे खाने को तो मिलेगा ना, या वो भी आप बचाओगी? डॉक्टर साहब, ये आपकी फीस। इतना बोलकर मोहन डॉक्टर को उसकी फीस देकर जाने की इजाजत देता है और वसुंधरा अपने बेटे को खाना देती है। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं। एक दिन कीर्ति वसुंधरा को अपनी दवाई की स्लिप देकर उसे बोलती है, माँ जी, मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई है, अब बस एक कैल्शियम की गोलियाँ रह गई है। 1-2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगी, अब तो दवाई ला दो। अरे बहू, इतनी दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होगा। मैं तेरे लिए गोंद के लड्डू बना देती हूँ, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। वसुंधरा उसके लिए कुछ गोंद के लड्डू बना देती है। देखते ही देखते महीने बीत जाते हैं और वसुंधरा की कंजूसी बढ़ती जाती है। अब कीर्ति का 8वां महीना चढ़ जाता है और एक दिन उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। कीर्ति दर्द में वसुंधरा के पास जाती है और उससे बोलती है, माँ जी, सुबह से ही रह रहकर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं सोच रही थी कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली जाऊँ। 6 महीने हो गए हैं और आपके कहने पर मैंने एक भी बार डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया। ऐसे टाइम पर ऐसा होना लाजमी है। तू घबरा मत, सब ठीक होगा। मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, आकर बात करती हूँ तुझसे। कीर्ति के पेट का दर्द बढ़ जाता है। वो दर्द में तड़पते तड़पते चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद वसुंधरा घर आती है, जहाँ वो अपनी बहू को फर्श पर बेहोश देखती है। अपनी बहू की ये हालत देखकर वसुंधरा कीर्ति के फोन से मोहन को फोन करती है, पर फोन में बैलेंस न होने की वजह से वो मोहन को इन्फॉर्म नहीं कर पाती और अपने कुछ पड़ोसियों की मदद से अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ वो हॉस्पिटल के फोन से मोहन को फोन करके हॉस्पिटल बुलाती है। डॉक्टर कीर्ति की गंभीर हालत को देखते हुए वसुंधरा और मोहन को डांटते हुए बोलती है, कैसे लापरवाह इंसान है आप लोग। 6 महीने में एक बार भी कीर्ति को हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं लेकर आए और ना ही टाइम टू टाइम दवाई दी। अरे दवाई नहीं दी, कम से कम खाने को तो ढंग से दे देते। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? उनकी हालत बहुत गंभीर है, माँ और बच्चे को बचा पाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है पर कीर्ति के बच्चे को नहीं बचा पाती। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर मोहन और वसुंधरा को ये खबर देकर उनको कुछ देर बाद आईसीयू में कीर्ति से मिलने देती है, जहाँ अपने बच्चे की मरी खबर सुनकर कीर्ति बहुत दुखी होती है और वसुंधरा रोते हुए कीर्ति से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, आज मेरी कंजूसी की वजह से हमारे घर की खुशियाँ छिन गई। माँ, माफी क्यों मांग रही हो आप? हमारे बच्चे को तो खा गई आप, हमें भी खा जाओ। माँ, अब से ना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ऐसा मत कीजिए, मैंने अपना बच्चा खोया है। अपने बच्चे की जुदाई क्या है मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए मैं नहीं चाहती
कि आज जो गम मैं माँ जी की वजह से सह रही हूँ, वही गम मेरी माँ जी को भी मिले। आज आपकी गलतियों की सजा हम भुगत रहे हैं माँ। जिसने भी कहा था सही कहा था कि माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चे को भुगतनी पड़ती है। देखो ना माँ, आज हमने अपना बच्चा खो के आपकी दी हुई सजा भुगत ली माँ। वसुंधरा की कंजूसी की वजह से उसकी बहू गर्भवती तो हुई पर माँ का सुख ना भोग पाई। इसलिए दोस्तों, इतनी कंजूसी ना करो कि कोई आपका आपसे दूर ही हो जाए।